In parallel with machine design, I am also going to start heat and mass transfer. Now put up your earphones and revise with me. First of all, answer a question. What is the difference between heat and mass transfer and engineering thermodynamics? If you know very well, stop the video, comment below, and then come back again to watch the video. If not, then go with me. In engineering thermodynamics, we concern about the amount of heat which is transferred. But in HMT, we concerned about the rate of heat transfer. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. We all use thermoflask. What is the purpose of that? To put the items kept in it heated or cooled for a long time. So while designing that thermoflask, वो thermoflask को अगर कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा तो उसका मेजर कंसर्न क्या होगा कि उसमें जो आइटम रखा गया है वो कितने टाइम तक हीटेड या कितने टाइम तक कोल्ड रखा जा सकता है, उसका ये मेजर कंसर्न होगा. ओके, अब 95 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए हम लोग ने कोई आइटम रखा हो और हम लोग चाहते हैं कि वो काफ़ी देर तक हीटेड रहे, कुछ टाइम तक हीटेड रहे. तो डिज़ाइनर का कंसर्न क्या है कि वो 95 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में हो जाएगा. अगर वो 95 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस लगाकर Q = MC डेल्टा D लगाकर तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र उसका निकाल सकते हैं. पर हीट ट्रांसफ़र निकालने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा. वी वॉन्ट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. वो हीट ट्रांसफ़र कितने अमाउंट ऑफ टाइम में हो रहा है वो उसका मेजर कंसर्न होगा. तो HMT में क्या है, टाइम इज़ अवर मेजर कंसर्न. इन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स वी डोंट डील विद द heat transfer rate, we deal with the amount of heat transfer. Okay, चलिए. Now what is heat transfer? Heat transfer is energy in transit due to temperature difference. एनर्जी क्या होता है, दो टाइप का होता है. एक तो एनर्जी इन ट्रांजिट होता है और एक एनर्जी इन स्टोरेज रहता है. जैसे हम लोग वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है वो एनर्जी इन स्टोरेज है. और एनर्जी इन ट्रांजिट मीन्स वो बाउंड्री को क्रॉस करता है. द एनर्जी विच crosses the boundary is known as energy in transit. And this heat transfer takes place according to second law of thermodynamics. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ESC एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. Heat transfer takes place according to the second law of thermodynamics. Keep in mind. Now there are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. Conduction is heat transfer in stationary medium due to direct contact. Convection is heat transfer between solid surface and adjacent fluid in motion. There should be motion. फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन हम लोग पढ़ते हैं. फ्री कन्वेक्शन में हम लोग कोई एक्सटर्नल मीडिया नहीं देते हैं मोशन के लिए फ्लूइड को, बट इन फोर्स्ड कन्वेक्शन वी प्रोवाइड एन एक्सटर्नल मीडिया फॉर फ्लूइड मोशन. नाउ रेडिएशन. रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज बाय एक्सचेंज ऑफ रेडिएंट एनर्जी. इसमें हम लोग को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, बट फॉर रेडिएशन वी डोंट रिक्वायर एनी मीडियम. अब सब ने वो एग्जांपल तो हो गई कि एक पॉट को रखा हुआ है गैस पे गरम करने के लिए, पानी गरम करने के लिए, तो वो जो गैस से जो एनर्जी जा रही है पॉट को जो गरम कर रही है वो थ्रू रेडिएशन है. अब वो पॉट का कोई हैंडल भी है. अब वो जो पानी जो गरम हो रहा है वो थ्रू कन्वेक्शन हो रहा है, और वो जो हैंडल गरम हो जा रहा है, पॉट को गर्म करने से हैंडल गर्म हो जा रहा है, सॉलिड मीडियम, उसको कंडक्शन बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फोरियर्स लॉ? फोरियर्स लॉ इज Q = -KA dt by dx. What is Q? Q is the rate of heat transfer in watts or kilowatts. K is thermal conductivity. A is surface area. And dt by d is temperature gradient. Okay, if we put that area on the left side, then that Q by A, that is kilowatt divided by meter square or centimeter square, is known as heat flux. Keep in mind, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि हीट फ्लक्स निकालो, और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट फ्लक्स होता क्या है. हीट फ्लक्स इज नॉर्मली Q/A, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. ये चीज़ ध्यान में रखो. यूनिट से क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं. ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि Q = -K dt by dx क्यों है. वॉट माइनस सिग्निफाइज? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब जैसे ही हम लोग थिकनेस आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे एक प्लेट ले ली हम लोग ने
उसकी थिकनेस के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। एक जैसे प्लेन वॉल्व का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही एक्स इंक्रीज होगा द टेम्परेचर रिड्यूसेस, सो देयर इज द अपोजिट रिलेशनशिप, देयरफॉर वी केप्ट दिस माइनस ओवर हियर। ओके, नाउ थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सीरियसली। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स, हीट कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड्स में हीट कंडक्शन कैसे होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, उस वजह से हीट कंडक्शन होता है। मेटल्स में सॉलिड भी दो हो गए, मेटल्स हो गए और नॉन मेटल्स हो गए। मेटल्स में विद द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स में प्रोपोगेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन वेव्स। ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब जो सॉलिड्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स रहती है दैट इज़ ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ये पूरी याद करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है फॉर रिवीजन नोट्स। आई वॉन्ट समवन जो चिल्ला चिल्ला के बोले फॉर्मूलों को, जैसे कि मेरे दिमाग में आ जाए वो। तो K ऑफ मेटल्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। और क्या रहता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस हो गए, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। कीप इन माइंड। अब सॉलिड्स में क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वाइब्रेशन, लेटेस्ट वाइब्रेशन वेव्स की वजह से हो गया। उसी तरह से लिक्विड एंड गैसेस में ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द रैंडमली कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड हेंस अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। अब लिक्विड एंड गैसेस में कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंडक्शन होता है। बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड हैंस अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। अब इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा किस में होंगे, गैसेस में होंगे, तो थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस की इसीलिए कम होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स कम होंगे, कंडक्शन कम होगा, देयरफॉर K of liquid is greater than K of gases. Now some important points now. K of metal and K of non-metal decreases with temperature increases. मतलब सिंपली कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए तीन चीज़ हो गई इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और गैसेस की बढ़ जाएगी, पर लिक्विड का डिपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज पे कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब थर्मल कंडक्टिविटी इसका पढ़ लेते हैं। ये मैंने ESE एंड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए हैं। अब ये ग्राफ देखते हैं हम लोग। ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस थिकनेस ऑफ अ प्लेट। ये है वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। अब इसमें जो लीनियर वेरिएशन है वो K0 हो गया। अब वेरिएशन ये नीचे वाला ग्राफ देखेंगे तो ये K0 1 माइनस अल्फ़ा T। अल्फ़ा इज़ थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये लिखा हुआ है मैंने। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू हीट कंडक्टेड अपॉन हीट कैपेसिटी। कितनी उसकी कैपेसिटी है और कितनी हीट कंडक्ट हो रही है, उसका डिफरेंस होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। मैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब के देख लेते हैं। डायमंड के लिए 2300 वाट पर मीटर केल्विन सबसे ज़्यादा होता है डायमंड के लिए, के का वैल्यू। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ग्रेटेस्ट फॉर द डायमंड। डायमंड 2300 वाट पर मीटर केल्विन, सिल्वर 405 वाट पर मीटर केल्विन, कॉपर 385 वाट पर मीटर केल्विन, गोल्ड 319 वाट पर मीटर केल्विन। फॉर एल्युमिनियम 200 वाट पर मीटर केल्विन, स्टील वेरीज बिटवीन 15 to 35 वाट पर मीटर केल्विन, मरकरी 8 वाट पर मीटर केल्विन, ग्लास 1.2 वाट पर मीटर केल्विन। थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा, मतलब पूरा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट इन ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दे आस्क दीज क्वेश्चंस। रिफ्रैक्टरी ब्रिक का 1.5 वाट पर मीटर केल्विन, वाटर पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस ना,
0.6804 watt per meter Kelvin, wood fire 0.11 watt per meter Kelvin, and steam at 1 bar and 200 degree Celsius 0.03349 watt per meter Kelvin, और ग्लास वूल 0.0372 वाट पर मीटर केल्विन। और उसी तरह एयर का लोवेस्ट होता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2300, उसी तरह एयर का होता है 0.025 watt per meter Kelvin. Remember these values. If you are preparing for engineering service examination, then you have to remember these values. Okay.